आज से 10 साल पहले जब पाकिस्तान ने हमें उरी और पुलवामा जैसे जख्म दिए थे, तब हमने डिसाइड कर लिया था कि अब से पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखा जाएगा, चाहे वो ट्रेड का हो, क्रिकेट का हो, डिप्लोमेसी का हो, और फिल्म इंडस्ट्री से भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बॉयकॉट कर दिया गया था। पर उस समय कई बॉलीवुड स्टार्स ना इस बात से नाराज थे। जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार जो होना चाहिए था वो अमल और पीस का होना चाहिए था। I think of course we should attack the terrorists for sure, but not attack the artists. नहीं, अगर आप मुझे बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। क्रिएटिव आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पीपल को नहीं बैन करना चाहिए किसी भी कोई भी कंट्री में। पर वो समय ऐसा था कि पाकिस्तान के खिलाफ इतना गुस्सा था लोगों में कि ये लोग ना पाकिस्तान के आर्टिस्ट के फेवर में कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पर अब लगता है कि बॉलीवुड का ये जो पाकिस्तानी प्रेम है ये वापस से जाग गया है। बॉलीवुड फिर से यही कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेसेस को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कैसे कमबैक कराया जाए। अभी हाल ही में वाणी कपूर स्टारर अबीर गुलाल, जिसमें पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान को लीड रोल दे दिया गया है, उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है भाई। और इसके बाद से ही वापस में इंडिया में डिबेट उठ गई है कि क्या ये बॉलीवुड फिर से पहले की तरह पाकिस्तानियों को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नॉर्मलाइज करना चाहता है। इस मुद्दे के ऊपर ना राज ठाकरे की जो MNS पार्टी है उसके नेताओं ने सीधे सीधे फिल्म मेकर्स को दे दिया वार्निंग, और कहा गया है कि जिस प्रकार पहले राज ठाकरे के 48 घंटे के अल्टीमेटम के कारण फवाद खान और बाकी के पाकिस्तानी एक्टर्स को पाकिस्तान भागना पड़ गया था, वैसे ही अगर ये फिर से कमबैक करते हैं तो इन्हें फिर से भागना पड़ेगा। MNS ने कह दिया है कि भाई जो मर्जी हो जाए ये मूवी भारत में रिलीज तो होने नहीं देंगे। बॉलीवुड में फिर से पाकिस्तानी एक्टर्स का कमबैक होने वाला है, क्योंकि सिर्फ अबीर गुलाल में फवाद खान ही नहीं बल्कि इसके अलावा कई और पाकिस्तानी आर्टिस्ट को वापस से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक कराया जा रहा है या फिर लॉन्च ही कर दिया जा रहा है। चाहे वो हानिया आमिर हो जिनकी दिलजीत दोसांझ के साथ मूवी आएगी, या फिर ईमानवी, या फिर कहें ईमान इस्माइल, इनकी ना प्रभास के साथ एक डेब्यू फिल्म आने वाली है। और अगर ऐसा होता है ना तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आखिर क्यों आउट ऑफ नोवेयर अचानक से पाकिस्तानी आर्टिस्ट की बॉलीवुड में एक के बाद एक मूवी अनाउंस होने लगी हैं, और अगर समय रहते इसको वापस से नहीं रोका गया तो क्या ये इंडिया के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। देखिए, बॉलीवुड के दिल में ना दो लोगों के लिए परमानेंट सॉफ्ट कॉर्नर है। एक तो अंडरवर्ल्ड डॉन्स के लिए और दूसरा पाकिस्तानी कलाकारों के लिए। जैसे मानो जब पार्टीशन हुआ था ना तो आर्ट भी पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था, पर पाकिस्तान कतई भी ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी मूवीज में वही कंटेंट दिखाया जाता है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का जन्म हुआ था, यानी हिंदूज और हिंदुस्तान से नफरत, और यही कंटेंट के अराउंड उनकी मूवीज घूमती है। मुसलमान मूवी का ये सीन देखिए जहां पर एक हिंदू लड़की शर्मिंदा हो रही है और हिंदू होने पर कह रही है कि काश वो मुसलमान होती। ठीक कह रही हूँ पिताजी, काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। एक और पाकिस्तानी मूवी है तेरे प्यार में, जहां एक इंडियन लड़की इंडिया की ऐसी इमेज बताती है जैसे भारत एक दहशतगर्द देश है। किस देश की बात करते हो तुम? उस देश की जहाँ गोल्डन टेम्पल में ग्रंथ साहब पर खून उछाला गया, या फिर उस देश की जहाँ गिरजे जलाए जाते हैं, बाबरी मस्जिद गिराई जाती है, या फिर उस देश की बात कर रहे हो जहाँ में निर्दोष बापू की हत्या देखी गई। तो चलिए इसी बात पर पाकिस्तान की एक और पेट्रियोटिक मूवी का एक एंटी इंडिया सीन देखते हैं। देखिए, जब रावण सीता को उठाकर लंका में ले गया उस वक्त कहा थी तुम्हारी बहादुरी। जब गौरी की तलवार ने संजोगता को सती होने के लिए चिता पर डाल दिया, कहां थे तुम्हारे सूरमा जब गजनवी के कदम सोमनाथ के बुतों को ठोकरे मार रहे थे। बताओ, ये लोग तो क्लियरली अपनी हिस्ट्री को जानते हैं, कैसे सोमनाथ को गजनी ने डिस्ट्रॉय किया, लेकिन भारत के कुछ पालतू उसे दानवीर बताते हैं। लेकिन इन बातों से भी आगे जाकर पाकिस्तान की फिल्में एक हिंदू को ना एक आतंकवादी से भी घटिया बताती हैं। मैडम न सिर्फ दहशतगर्द इस मुल्क की दुश्मन है बल्कि हिंदू भी है। पाकिस्तान की फिल्मों में हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन इतना रिग्रेसिव और इतना नेगेटिव है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। मैं तुम जैसे कुत्ते के लिए मौत का हुक्म जारी करती हूँ। इस मुल्क की सबसे बड़ी दहशतगर्द बदचलन और वो बदकार औरत है जिसने पूरे कराची को बर्बाद करने का मंसूबा बना रखा है। ये औरत
पाकिस्तानी नहीं, हिंदू भी है, हिंदू भी है, हिंदू भी है। पर भाई साहब एक ना सलाह है, ये प्रोपेगेंडा ना थोड़े से अच्छे एक्टर से करवाना चाहिए था, जो डायलॉग डिलीवरी तो अच्छे से कर सकें। वैसे भी डायलॉग हो या सामान डिलीवर करना ना सबके बस का नहीं होता, जैसे बोर्जो करता है। बोर्जो सबसे सस्ता और रिलायबल डिलीवरी सॉल्यूशन है, जिसकी सर्विसेज दिल्ली और मुंबई जैसी सिटीज में आप ले सकते हैं, और इसका लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर, ऑनलाइन सेलर या फिर प्रोफेशनल हैं जो फास्ट और सेम डे डिलीवरीज चाहता है, तो बोर्जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल डिलीवरी सर्विस है जो आपके पैकेजेस को सिटी के अंदर जल्दी और सेफली पहुंचाती है। बोर्जो उन स्मॉल बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए अमेजिंग है जो अपनी लॉजिस्टिक्स टीम्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन शॉप्स और ऑनलाइन सेलर्स के लिए जबरदस्त है जो रिलायबल और बजट फ्रेंडली डिलीवरी चाहते हैं, उन प्रोफेशनल्स के लिए गजब है जो सिक्योर डॉक्यूमेंट डिलीवरी चाहते हैं, और उन बड़े बिजनेसेस के लिए भी वरदान है जो बल्क ऑर्डर्स और पर्सनलाइज सपोर्ट चाहते हैं। पर अब ना मैं आपको ये बताता हूं कि बोर्जो को क्यों चूज करें, क्योंकि भाई साहब ये बाकियों से 20 to 30% सस्ता पड़ता है और सेम डे डिलीवरी देता है, पिकअप भी बिल्कुल टाइम पर करता है, और इनकी डिलीवरीज सबसे सेफ हैं। जो राइडर आपको डिलीवर करता है ना, वो बिल्कुल ट्रेंड और प्रोफेशनल होता है, और आप बोर्जो पर अपनी डिलीवरीज को शेड्यूल भी कर सकते हो रियल टाइम ट्रैकिंग फीचर के साथ। यानी भाई साहब जब आप चाहोगे ना तब डिलीवर हो जाएगा। बोर्जो ना आपको डेडिकेटेड B2B सपोर्ट भी देता है। अगर आपके पास 10 से ज़्यादा ऑर्डर्स पर मंथ हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है। एंड ऑफ डे डिलीवरी ऑप्शन भी है जो 40% चीपर है। और भाई साहब इसको यूज़ करना तो और भी आसान है, बस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना उससे बोर्जो ऐप को डाउनलोड करो, AKTK50 इस प्रोमो कोड का यूज़ करो, जिससे आपको पहले 3 ऑर्डर्स पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और इसके बाद ना पिकअप एंड ड्रॉप डिटेल्स एंटर करो और बस काम खत्म। अब भाई साहब आराम से डिलीवरी को ट्रैक करो और अपडेट पाओ, तो इसी टाइम ना बोर्जो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। खैर दोबारा से पाकिस्तान अपनी फिल्मों में क्या डिलीवर करता है ना उस बात पर आते हैं। ये फिल्में एक्चुअली में सिर्फ जहर डिलीवर करती हैं, और टीवी सीरियल्स भी पीछे नहीं है। इस क्लिप में पाक एक्टर इफ्तियार ठाकुर, जो बहुत सारी इंडियन पंजाबी मूवीज में काम कर चुका है, वो देखिए हिंदूज को क्या बुला रहा है। हिंदू कुत्ते ने खरीद लिया। पाकिस्तानी फिल्मों में आपने हिंदू और भारत की इमेज तो देख ली, लेकिन हमारे देश की बहुत सी फिल्में पाकिस्तान को दूध का धुला दिखा देती हैं। फिल्म का नाम था 83, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि वर्ल्ड कप मैच के टाइम पे पाकिस्तान ने ना फायरिंग रोक दी थी, जिससे इंडिया वर्ल्ड कप को एंजॉय कर सके। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल विपरीत थी, पाकिस्तान ने एग्जैक्टली उसी टाइम पे फायरिंग शुरू की थी। और भाई साहब आप उस बात को मानो या ना मानो, पर अभी IPL चल रहा है ना, तो इसी दौरान जो टेररिस्ट है ना वो कठुआ में घुसे हैं पाकिस्तान से। मैं हूं ना नाम से एक फिल्म आई थी जिसमें एक भारत के एक आर्मी ऑफिसर को हेट मॉन्गर दिखाया जाता है, जो इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं होने दे रहा है, जबकि पाकिस्तान तो दोस्ती की पहल कर रहा है और इंडियंस को अपनी जेल से रिहा भी कर रहा है। क्या तुम पाकिस्तानी हो? देखो डरो मत, आराम से जवाब दो। राजी नाम की जो फिल्म थी आलिया भट्ट वाली, वो हरिंदर सिक्का की बुल कॉलिंग सहमत पर बेस्ड है, जो कि एक रियल स्टोरी है जिसे राइटर ने लिखने में 8 साल लगाए थे। लेकिन स्क्रीन पर इस कहानी को पाकिस्तान सेंट्रिक शो कर दिया जाता है, फैक्ट चेंज करके। तो सच्चाई में अगर आप कॉलिंग सहमत पढ़ेंगे तो वो तिरंगा को सल्यूट करती है। उसने 2 ट्वीक करके बैंड जय भारती को बंद करके जनगण मन प्ले किया था। राजी में ना तो कोई तिरंगा दिखाया गया और ना कोई जनगण गाया गया, बल्कि उसको डिप्रेशन स्टेट में लाया गया। पाकिस्तान के फ्लैग दिखाए गए और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को नीचे दिखाया गया। और भाई साहब ये स्टैंड ना चाचा नेहरू के टाइम से ही लिया जा रहा है। 1970 के आसपास तक किसी फिल्म में पाकिस्तान को एक एनिमी नेशन की तरह नहीं दिखाया जा सकता था, ये लीगली बैन था भारत में, सब चाचा जी की दिन थी। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान जो था ना वो एंटी इंडिया कंटेंट, एंटी इंडिया फिल्म लगातार बना रहा था। भारत में पाकिस्तान की असलियत बताने वाली फिल्में बस तब बनी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, जैसे कि बॉर्डर हो गई, गदर, LOC, माँ तुझे सलाम। पर जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी की विदाई हुई, दोबारा से वीर धारा बनने लगी, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को भर भर के काम मिलने लगा, और कुछ केसेस में तो इंडियन आर्टिस्ट से काम छीनकर उनको बुलाया गया। जब सलमान खान भाई साहब हमारे अरिजीत सिंह से चिढ़ गए थे ना, तो सुल्तान मूवी में मेन ट्रैक जो अरिजीत सिंह रिकॉर्ड कर चुके थे उसे रिप्लेस करके राहत फतेह अली खान से रिकॉर्ड करवाया था उन्होंने। कई आर्टिस्ट जो थे वो इस पर प्रोटेस्ट करते थे, पर कोई उनकी नहीं सुनता था। कि हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी आर्टिस्ट लोगों को यहाँ पे भीख देते हैं। ओरिजिनल अगर ये गाना ऐसे सुनाया जाता था तो आपको कोई सुन नहीं सकते, लेकिन आज द पीपल इन द स्टूडियो एंड रिकॉर्डिंग, पब्लिक को भी कहना चाहता हूँ, वो सिंगर नहीं है जो बेसुरे आवाज को मशीनों से सुर में किया जाता है। बॉलीवुड ने जितने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को उस समय पाला है ना, वो लिस्ट बहुत लंबी है। थोड़े बहुत फोटोज आप स्क्रीन पर देख लीजिए। अब कहाँ इन सब का नाम लेकर मुंह खराब करूंगा मैं, पर फिर ना कुछ ऐसा होता है कि इन पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कर दिया जाता है। क्या हुआ था ऐसा, वो आगे समझते हैं।
तो भाई साहब ऐसा है कि सालों तक इंडिया ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को रेड कारपेट वेलकम दिया है, भले ही पाकिस्तानी इंडस्ट्री में भारत और हिंदुओं के खिलाफ कितना ही जहर फैलाया गया हो। फिर भी अमन की आशा और कल्चरल एक्सचेंजेस के नाम पर बॉलीवुड ने उन लोगों को स्टेज दिया, वो भी तब जब इनका देश बार बार भारत को जख्म देता रहा। फिर चाहे वो 1993 के मुंबई धमाके हों, 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो, 2005 में लश्कर द्वारा IISc में हमला हो, 2005 में वाराणसी में सिंक्रोनाइज्ड अटैक हो, मुंबई में 7 धमाके हों, या फिर 2008 का 26/11 मुंबई अटैक हो। इसके अलावा पाकिस्तान ना पंजाब में खालिस्तान तक के बीच हो रहा था और पाकिस्तान इंडियन मोस्ट वांटेड आतंकियों को अपने यहाँ शरण भी दे रहा था। ये लिस्ट ना इतनी लंबी है कि इसके बारे में अगर मैं बोलता रहा तो सुबह से शाम हो जाएगी, और इसने भारत को हर तरीके से तोड़ कर रख दिया था। लेकिन जब इन सब हमलों में हमारे जवान बलिदानी हो रहे थे, तब इस सब के बावजूद इंडिया में पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को बुला बुलाकर उन्हें सुपरस्टार बनाया जाता रहा। ये लोग यहाँ मैगजीन कवर्स, फिल्म रोल्स और अवार्ड शो में छाए हुए थे। सोनाक्षी, let me introduce you to Fawad Khan. I'm already impressed by him. अच्छा, Yeah. I love you. नहीं, I love you. फवाद खान, अली जफर, माहिरा खान जैसे एक्टर्स को बड़ी बड़ी फिल्में मिल रही थी। आतिफ असलम, शफाकत अमानत अली खान, राहत फतेह अली खान, इन जैसे सिंगर्स को बॉलीवुड के सबसे बड़े म्यूजिक ऑफर्स मिल रहे थे, और इंडियन फिल्म मेकर्स और एक्टर्स आर्ट हैज नो बाउंड्रीज जैसे फैंसी स्लोगन्स दे रहे थे। तभी 2016 में उरी का अटैक हो जाता है, और उरी के अटैक में आप सभी को पता है कि पाकिस्तान का डायरेक्ट रोल उसमें पाया गया था। इस घटना में हमारे 19 इंडियन सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पूरा देश सदमे में था और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में था। पर इस पूरे इंसिडेंट में देखा गया कि पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट भारत में काम कर रहे थे ना, वो पूरी तरीके से चुप थे। फवाद खान जो उस समय इंडिया में ही था, वो चुपके से वापस पाकिस्तान भाग जाता है, और भारत के कुछ सो कॉल्ड कलाकार उस टाइम भी उसका बचाव कर रहे होते हैं। एज फार एज पाकिस्तानी आर्टिस्ट एंड कि वो अब निंदा नहीं करे टेररिस्टों की और अपने सरकार की, मुझे लगता है वो डरे हुए हैं, क्योंकि उनकी जान को टेररिस्ट से ज़्यादा खतरा है बनिस्बत हमारी। और इसकी दूसरी तरफ फवाद खान जब पाकिस्तान पहुंचा ना, तो उसने एक पोस्ट डाली जहां उसने इस टेररिस्ट अटैक के खिलाफ एक बार भी स्टैंड नहीं लिया, उल्टा विक्टिम कार्ड खेलने लगा और अपनी चुप्पी को जस्टिफाई करने लगा। इवन फवाद खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडियंस का जो दिल है ना, वो बहुत छोटा है। और ऐसे ना मैं दर्जनों एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ अलग अलग एक्टर्स के। इस समय जो भारतीय लोग थे ना, वो पाकिस्तानियों के द्वारा चीटेड महसूस कर रहे थे, और जिस कारण से उरी अटैक के एकदम बाद ही फिल्म एसोसिएशंस जैसे IMPAA यानी इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, इन्होंने फाइनली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कहा कि तुम ना पाकिस्तानी एक्टर्स का बॉयकॉट करो। और IMPAA ना अपनी बात में बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जो कोई भी इंडियन फिल्म मेकर हो या आर्टिस्ट हो, वो इन पाकिस्तानी एक्टर्स, सिंगर्स और टेक्नीशियंस के साथ अगर रिश्ते रखेगा तो उनका सोशल बॉयकॉट किया जाएगा। पर फिर इसके कुछ सालों के बाद ही ना पाकिस्तान ने इंडिया में फिर से अटैक किया। ये वाला पुलवामा का अटैक था, और ये कभी ना भरने वाला घाव था। 40 से ज़्यादा CRPF जवान बलिदानी हो गए थे। जांच में पाकिस्तान का डायरेक्ट लिंक पाया गया था। इंडियंस को उम्मीद थी कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट जैसे आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, शफाकत अमानत अली खान, जिन्होंने इंडिया से ही फेम और करोड़ों रुपए कमाए थे, इस बार कम से कम इस आतंकी हमले की निंदा करेंगे। पर इन लोगों ने ना उल्टा भारत के खिलाफ ही जहर उगलना शुरू कर दिया था। पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीणा मलिक, जिसने कई इंडियन फिल्म्स में काम किया, वो विंग कमांडर अभिनंदन और भारत के खिलाफ जहर उगल रही थी। वहीं भारत में अब कुछ आर्टिस्ट इसके अगेंस्ट बोलने लगे थे। डिफेंस क्या है? डिफेंस इज बिकॉज ऑफ आवर टैक्सेस। म्यूनिसिपल लेवल पे ही अगर मान लीजिए आपको पाकिस्तान पे जो आर्टिस्ट है वो यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं, वेयर आर देयर टैक्सेस गोइंग? जब हमारे बच्चे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वेयर आर देयर टैक्सेस गोइंग? सो माय पॉइंट इज, यहाँ पे ऐसे बातें करने की क्या जरूरत है? हमको क्या लेना देना, हम तो आर्टिस्ट हैं, ऐसे नहीं चलेगा। धीरे धीरे लोगों के पेशेंस का बांध टूटने लगा था। उन्हें एहसास ये होने लगा था कि यही पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस जो है ना, ये हमसे ही पैसा कमाते हैं, फिर हमारे ही खिलाफ जहर उगल देते हैं। स्पेशली तब जब इनका देश भारत को बार बार जख्म दे रहा था कि हमले करा के। और इस सब के बाद कहीं जाकर भारत और फिल्म इंडस्ट्री बोर्ड ने कदम उठाया। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज, इन्होंने डिक्लेयर किया कि अगर पाकिस्तान इंडियन सोल्जर्स को मारते रहेंगे तो इंडिया को भी पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए। और इसीलिए उस टाइम से पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ कोई काम नहीं कर रहा था। जो इंडियन सिंगर या आर्टिस्ट किसी भी पाकिस्तानी टेक्नीशियन, सिंगर या एक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करेगा,
उसका सोशल बॉयकॉट किया जाएगा, ऐसा एसोसिएशंस कह चुकी थी। FWICE के प्रेसिडेंट हैं मियन तिवारी। उन्होंने खुद कहा कि फिल्म मेकर्स के साथ मीटिंग करके बैन एनफोर्स किया जाएगा, लेकिन ये बात और इंटरेस्टिंग थी कि ये बैन कभी ऑफिशियल नहीं था, ना सरकार की तरफ से और ना ही कोर्ट्स की तरफ से। 2023 में सुप्रीम कोर्ट से इन पाकिस्तानी आर्टिस्ट के ऊपर कंप्लीट लीगल बैन लगाने की बात की गई, जिसे आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया। बॉम्बे कोर्ट ने भी सेम ही स्टांस लिया। फिर 2024 आया और 2024 में एक RTI फाइल की गई, जिसमें ना I&B मिनिस्ट्री से ये पूछा गया कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा डायरेक्ट प्रतिबंध लगाया हुआ है इन पाकिस्तानी आर्टिस्ट के ऊपर या नहीं। तो उसमें पता चला कि ये बात ना फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर खुद पे डिपेंड करती है, हमारी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी बेसिकली ये जो बैन था ये लीगल नहीं था, बल्कि मॉरल बेसिस के ऊपर था। इंडियन ऑडियंस के प्रेशर में फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म मेकर्स को पाकिस्तानी एक्टर्स का बॉयकॉट करना पड़ा था। ये वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे जिन्हें बॉलीवुड ने इंटरनेशनल बनाया था। उनको पता चला शूटिंग हो रही है तो वो आ गई। उनको लगा फवाद की शूटिंग हो रही है, शूटिंग मेरी हो रही थी, मुझे जानती नहीं थी। नहीं यार बात नहीं। तो बड़ा वो डिसअपॉइंट होके चली गई। प्रैंक कर रही हूँ। नो प्रॉब्ली दे वर फ्रॉम बांग्लादेश और श्रीलंका कुछ इस तरह, सो उसकी वो वाली ज्यादा है बिकॉज ऑफ बॉलीवुड ऑफ कोर्स। लेकिन बॉलीवुड के बॉयकॉट के बाद फवाद जैसे लोग जो थे ना वो इररेलेवेंट होने लगे थे। पाकिस्तानी एक्टर्स के बैन पर बॉलीवुड के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स का रुदाली मोड ऑन हो गया था और बॉलीवुडियाज पाकिस्तानी एक्टर्स के लिए सपोर्ट में आ चुके थे। करण जौहर को तो मानो सदमा ही लग गया था, पर आयरॉनिकली दूसरी तरफ पाकिस्तानी एक्टर्स अभी भी इंडिया के खिलाफ जहर ही उगल रहे थे। अली जफर ने पाकिस्तान का पुलवामा अटैक के ऊपर जो रोल था ना उसे सटली जस्टिफाई कर दिया। माहिरा खान ने भी कहा कि पाकिस्तान को बॉलीवुड से कोई इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है। और तलहा अंजुम जैसे लोग जो थे ना वो इंडिया को टारगेट कर रहे थे, मोदी को टेररिस्ट तक कह रहे थे। आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बॉलीवुड नहीं है। Our neighbors have one of the largest film industries in the world, and in a time where they could have used the power they yield to bring us together, what do? They make countless films showing Pakistanis as the villains. अपना फन नहीं बेचा, सस्ती शोहरत कमाने हम इंडिया नहीं जाते। और इंटरेस्टिंगली सब एक्टर्स बॉलीवुड में काम करके फेम और मोटा पैसा दोनों कमा चुके थे। इसी सब के कारण पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर बैन लगना इनएविटेबल था। कई पॉलिटिकल पार्टीज जैसे MNS ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को अल्टीमेटम दे दिया था कि सब के सब इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले जाएं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद बॉलीवुड से पाकिस्तानी आर्टिस्ट कुछ सालों तक गायब रहे, पर अब लगता है बॉलीवुड से ये जो दूरियां हैं ना ये बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। अब फिर से पाकिस्तानी एक्टर्स का बॉलीवुड में री एंट्री करवाया जा रहा है। अगले चैप्टर में ना ये जानते हैं कि ये काम कैसे किया जा रहा है। देखिए, कभी जिन पाकिस्तानी एक्टर्स और सिंगर्स को इंडिया में बॉयकॉट कर दिया गया था ना, लगता है अब फिर से एक प्लान्ड और सिस्टमैटिक तरीके से उनको धीरे धीरे बॉलीवुड में रीअपियर करवाया जा रहा है। और अभी से नहीं चल रहा है ये सब कुछ, पिछले साल से इसकी प्लानिंग चल रही है। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान को द लेजेंड ऑफ मौला जट में मिहिरा खान के साथ पिछले ही साल कमबैक करवाने की प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर के बाद, कांस्टेंट प्रोटेस्ट के बाद इस मूवी को लास्ट मोमेंट पर इसकी स्क्रीनिंग को रोक दिया गया था। लेकिन भाई साहब कहते हैं ना कि कुत्ते की दुमर, बॉलीवुड का पाकिस्तान प्रेम ये कभी सीधा नहीं होने वाला है। बॉलीवुड अब फिर से सेकंड अटेम्प्ट कर रहा है। फवाद खान एक बार फिर से बॉलीवुड फिल्म अबीर गुलाल में लीड रोल निभा रहा है। और सिर्फ मूवीज में नहीं बल्कि सिंगिंग में भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट का कमबैक करवाया जा रहा है। आतिफ असलम अब वापस से बॉलीवुड म्यूजिक एल्बम्स में नजर आ रहा है। धीरे धीरे पूरी प्लानिंग है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, पाकिस्तानी सिंगर्स को फिर से बॉलीवुड में नॉर्मलाइज कर दिया जाए। और इसके लिए ना कई सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पाकिस्तानी कलाकारों के साथ पाइपलाइन में कर दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फवाद खान की एक और बॉलीवुड फिल्म पाइपलाइन में है जिसमें रिद्धि डोगरा भी होंगी। इसका पेपर वर्क जो है ना वो ऑलरेडी किया जा चुका है और इस फिल्म को 2026 के बिगिनिंग में रिलीज करने का टारगेट लिया गया है। वैसे भी जो रिद्धि डोगरा है ना उनका तो मानना है कि भाई इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, तो कर लेना चाहिए। You know, the only care I took is कि am I allowed to work with the said nationality? And yes, our country gives us permission, our government gives us permission. I did that homework. तो बस अगर वो अलाउड है तो फिर मेरे पास फ्रीडम है। और इसके अलावा ना एक फौजी नाम की फिल्म भी आ रही है जिसमें प्रभास को लीड रोल में कास्ट किया गया है और उनके ऑपोजिट इंट्रोड्यूस हो रही है एक नई एक्ट्रेस ईमान भी। ये जो लड़की है ना ये असल में एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टार है। इसका नाम है ईमान इस्माइल और ये एक पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर की बेटी है। और अब ना इसका नाम बदलकर इंडिया में इसको बैकडोर से एंट्री दी जा रही है।
पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को भी सरदार जी 3 मूवी के साथ इंडिया में डेब्यू करवाया जाएगा, वो भी दलजीत दोसांझ के साथ। तो भाई साहब आप देख सकते हैं कि कैसे अब फिर से बॉलीवुड का एक पूरा का पूरा सेक्शन उठ खड़ा हुआ है पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, पाकिस्तानी कलाकारों को इंडिया में एंट्री दिलवाने के लिए। बेसिकली ना एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जहां पाकिस्तानी कलाकारों को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जरिए नॉर्मलाइज कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी कलाकारों की री एंट्री की खबरें सामने आई थी ना, तो लोगों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया था। MNS यानी कि राज ठाकरे की पार्टी, उसके लीडर संदीप देशपांडे, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई उनका स्टैंड क्लियर है कि अगर किसी फिल्म में पाकिस्तानी आर्टिस्ट होगा तो उस फिल्म का विरोध किया जाएगा। MNS के एक दूसरे लीडर ने भी कहा कि भाई साहब बाकी स्टेट्स का पता नहीं, लेकिन फिल्म महाराष्ट्र में रिलीज नहीं करने दी जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि खुद इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक पंडित कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान अब तक भारत पर हमले कर रहा है तो ये फिल्म बनाना कितना बड़ा मोरल फेलियर है। अशोक पंडित ने तो भाई साहब यहाँ तक कह दिया कि अगर ये सिलसिला चलता रहा ना तो इंडियन कलाकार जैसे कि वानी कपूर, उनके खिलाफ नॉन कोऑपरेशन का डिक्टेट जारी किया जा सकता है, इवन उनका सोशल बॉयकॉट भी हो सकता है। सिर्फ अशोक पंडित ही नहीं बल्कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज के हेड BN तिवारी ने भी इस फिल्म का विरोध किया है और कहा है कि भाई अगर हमारे इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करेंगे तो उनका काम भी रोका जा सकता है। उन्होंने तो भाई साहब यहाँ तक कह दिया कि अब जब ये मूवी शूट हो ही गई है तो वो इसमें जितने भी कलाकार शामिल हैं ना जो इंडियंस हैं उनके खिलाफ एक लेटर इशू करेंगे। और ये सब बातें ना सिर्फ सेंटिमेंटल नहीं है, ये लॉजिकल भी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कलाकारों का भारत में काम करना डेंजरस है। 2019 में पुलवामा के बाद पाकिस्तान के एक एक्टर हमजा अली अब्बासी ने खुले रूप से कहा था कि वो ISI का एजेंट है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, और बॉलीवुड ने इस टुच्चे एक्टर को फिल्में तक ऑफर की थी। अब सवाल भाई साहब ये उठता है कि बॉलीवुड के जो लोग हैं ना ये ISI एजेंट्स को काम क्यों देंगे? क्योंकि बॉलीवुड के सेलेब्स ISI एजेंट्स के टच में रहते थे फॉर सम फेवर्स एंड बेनिफिट्स। और ये सारी बातें जो है ना वो हवाई नहीं है, इंटरनेट पर फोटोज तक अवेलेबल है इनकी ISI एजेंट्स के साथ। शान अली नाम का एक म्यूजिक आर्टिस्ट पाकिस्तान छोड़ चुका है, उसने खुद बताया था कि ISI पाकिस्तान के आर्टिस्ट का कैसे यूज करता है, उसका भी यूज करना चाह रहा था और उसी लिए इसने पाकिस्तान को छोड़ दिया। आप जरा सोचिए कि जिन लोगों ने बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया है अगर वो ISI के एजेंट्स हैं तो, अगर फवाद खान ISI एजेंट हो तो, सो दिस इज डेंजरस। और अगर ये लोग ISI के एजेंट्स ना भी हो ना तो भी ये लोग टैक्स तो पाकिस्तान में ही दे रहे हैं और उस टैक्स के पैसे से पाकिस्तान हाफिज सईद को पाल रहा है, वो हम सब जानते हैं। इसलिए सवाल ये उठता है कि क्या वाकई पाकिस्तानी कलाकारों को इंडिया में नहीं आने देना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या उनकी री एंट्री इंडिया के लिए डेंजरस साबित होगी? चलिए आगे जानते हैं। अगर हम पाकिस्तानी फिल्मों और उनकी फिल्म इंडस्ट्री को देखें ना तो साफ दिखाई दे जाएगा कि उनके मन में इंडिया और स्पेशली हिंदुओं के विरुद्ध कितना जहर भरा हुआ है। उन्होंने हमेशा हिंदुओं को अपनी मूवीज के थ्रू डीमोनाइज किया है। अक्सर उनकी फिल्मों में हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता है, मंदिरों को तोड़ते हुए दिखाया जाता है, देवी देवताओं का अपमान किया जाता है और भारत को एक जालिम या अत्याचारी देश के रूप में दिखाया जाता है। ठीक कह रही हूँ पिताजी, काश हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। बंटवारा हिंदुस्तान की तबाही होगा। आप क्यों नहीं सोचते? माय फ्रेंड, मुझे यकीन है कि मुसलमानों को आजादी मिल गई, वो इस कुर्रायर्स में एक अजीम काम बनकर दिखाएंगे। अगर जब्बार को चाहती हो तो मंदिर से निकलकर मस्जिद में आ जाओ। औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। हिंदुओं को अक्सर नेगेटिव लाइट में स्टीरियोटाइप करने से पता है क्या होता है? ये सब चीजें उनके सिनेमा के कारण उनके लोगों की मानसिकता का हिस्सा बन जाती हैं। इंडिया से नफरत होनी चाहिए। क्यों? बस वो हिंदू हैं बेटा, वो बहुत प्रस्त हैं बेटा। हम नहीं, जो इंसान हैं वो, लेकिन बेटा हिंदुओं के खिलाफ इंशाल्लाह जल्दी जंग छिड़ेगी। और ऐसे माहौल में पाकिस्तानी कलाकारों को फिर से बॉलीवुड में आने देना हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए ना एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। कुछ इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने चिंताएं भी जताई हैं कि भाई साहब ऐसा मत करो, दिक्कत हो सकती है। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में फिल्म कला या इसी प्रकार का कोई सहयोग होता है ना तो इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि ISI के द्वारा इस मौके का इस्तेमाल इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने के लिए और भारत विरोधी गतिविधियों को फंड करने के लिए किया जा सकता है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट का आज बॉलीवुड में फिर से कमबैक करने का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ना वो पता है क्या होगा? वो ये होगा कि हम इन्हें वापस से नॉर्मलाइज करने लगेंगे। हम इनके देश के क्राइम और टेररिज्म को इग्नोर करेंगे और इन्हें एक्सेप्टेबल बना देंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है भाई साहब, जब हमारे सैनिक सीमा पर बलिदानी हो रहे हैं तब पाकिस्तानी सिंगर्स और एक्टर्स को भारत से पैसा और फेम दोनों ही कमाने देना स्टुपिडिटी है। देखो ऐसा है, बॉलीवुड को ना ये समझना होगा कि सिनेमा इंडस्ट्री जो होती है ना वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती है, मनोरंजन के लिए होती है
लेकिन इसका दूसरा पर्पस भी होता है और वो होता है सॉफ्ट पावर का। वो सॉफ्ट पावर जिसके थ्रू कोई भी देश अपने जियोपॉलिटिकल रास्ते बनाता है या फिर जियोपॉलिटिक्स में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बनाता है। जब पाकिस्तानी कलाकार बॉलीवुड में काम करते हैं ना, तो वर्ल्ड लेवल पर इसकी मैसेजिंग जाती है और मैसेजिंग ये होती है कि पाकिस्तान अब एक टेररिस्ट कंट्री नहीं है। इंडिया के लोगों ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने, सब ने पाकिस्तानी कलाकारों को एक्सेप्ट कर लिया है। और जिसके बाद ना जो ये पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाली बातें होती हैं वो तो करना छोड़ ही दीजिए भाई साहब। देखो भाई साहब, इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और हर साल एक बहुत बड़ा रेवेन्यू यहाँ पर पैदा होता है। अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इसमें पहले जैसा काम मिलता है तो जो पैसा कमाया जाता है उसका एक हिस्सा ऐसे देश में जा सकता है जो भारत के खिलाफ खुले तौर पर दुश्मनी रखता है, भारत को डिस्टेबलाइज करने, या फिर ये कहना चाहिए कि भारत को बर्बाद करने की फिराक में बैठा रहता है। मतलब आप अपने ही देश के जवानों को मरवाने के लिए उन लोगों को फंड्स दे रहे हो। आपको ये बात भी बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी सोल्जर्स ना इंडिया में घुस आए थे। हालांकि हमारी सेना इतनी स्ट्रांग और एडवांस थी कि मौके रहते ही उन्होंने उन्हें ठोक दिया, लेकिन सेना तो अपना काम कर रही है। पर क्या ये हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम इंडियन इंटरेस्ट को प्रायोरिटी में रखें? आज की ज़रूरत ये है कि बॉलीवुड आईपीएल की तरह काम करे। आईपीएल ने जिस तरीके से दुनिया भर में भारत का जो क्रिकेट है उसकी शक्ति को स्थापित किया है, वैसे ही बॉलीवुड को भी अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल देश के हित में करना चाहिए। आज आईपीएल पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को डिक्टेट करता है, क्या बॉलीवुड को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए? आईपीएल आज इंडिया की सॉफ्ट पावर के साथ साथ जियोपॉलिटिकल टूल भी है। याद करिए पिछले ही साल बांग्लादेश ने किस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार किया था और इंडिया के साथ हॉस्टाइल रिलेशन बनाने की भी कोशिश की थी, जिसके कारण ना आईपीएल ने तुरंत ऑक्शन से सभी बांग्लादेशी प्लेयर्स को बॉयकॉट कर दिया था। ये होना चाहिए और यही किसी भी देश की सॉफ्ट पावर बनाता है और जियोपॉलिटिकल पावर भी बनाता है। बॉलीवुड को भी ऐसे ही एक कल्चरल पावर की तरह काम करना चाहिए जो इंडिया की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाए, इंडियन इंटरेस्ट के लिए काम में आए। और वो बॉलीवुड कैसे कर सकता है वो हमने ना इस वीडियो में ढंग से समझाया भी है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बोरज़े ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें अपने सामान की डिलीवरी को ईजी बनाने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई साहब यूपीआई है, ज्वाइन बटन है और पेट्रियन है। तीनों ही ऑप्शंस हैं और तीनों के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं। बाकी आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।